नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय राय। हमारा दूरदर्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज रात के 9 बज चुके हैं, 10 बजने वाले हैं और बुलेटिन हम ये ला रहे हैं कि आज हमारे वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या रीज़न है कि हम जो भारतीय लोग हैं, हम इतने स्ट्रेस्ड है, हम इतनी तकलीफ़ें हैं, हम कुछ इन्वेंशन नहीं कर पा रहे, हम कुछ नया इनोवेटिव नहीं बना पा रहे। जैसे कि अमेरिका ने चैट जीपीटी बनाया, चाइना ने डीप सीक बनाया और अमेरिका ने स्पेस एक्स और टेस्ला बनाया। तो हमारी इंडिया का जो इनोवेशन सेक्टर है वो इतना ज़ीरो क्यों है? हमने सिर्फ एक यूपीआई ही क्यों बना पाया हमने, और हम कुछ नया क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों आज भी मैक्सिमम जो भारत का पैसा, जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन और मैक्सिमम जो कैपिटल शेयर है भारत का, वो सिर्फ 5-6 बिजनेस फैमिलीज़ के पास ही है। क्या कारण है कि हमारे इंडिया का कैपिटलिज्म एक क्रोनी कैपिटलिज्म बन गया? और चाहे किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उन बिजनेसमैन लोगों का ही दबदबा रहता है। फाइनेंशियल रिप्रेशन और वेज सप्रेशन हो रहा है, मतलब कि फाइनेंस में भी हम लोग उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, और लेकिन जो ऊपर बैठे लोग हैं उनकी सैलरी 700 गुना, 800 गुना, 1000 गुना बढ़ती जा रही है। आज मैं काला सच बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं जिनके माँ बाप ये सोचते हैं, और ये वीडियो अगर 9 से लेकर 12th क्लास के बच्चे देखते हैं और ये सोच रहे हैं कि वो इंस्टा की रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और स्नैपचैट में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े स्विमिंग पूल, उस पे खूबसूरत लड़के लड़कियाँ, उस पे पार्टी बूज़ वगैरह ये सब देख के सोचते हैं कि हम भी ऐसा घर मकान या हम ऐसी गाड़ी ख़रीद लेंगे, हम अपना प्राइवेट जेट उड़ाएंगे, हमारे दोस्त लोग हम सब लिमोजीन में ऑफिस जाएंगे। ये दिमाग से निकाल दो, ये सब भ्रम है, ये बहुत बड़ा मिथ है, ये सब झूठ है। और जितना जल्दी इस झूठ के दुनिया से बाहर निकले यूथ, स्पेशली इंडियन यंगस्टर्स, वो उतना ही अच्छा है। आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक स्कूल जाते हो। जब स्कूल जाते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो प्रूफ है कि यार मैंने स्कूल में पढ़ाई की है, मैंने पास किया है स्कूल। उसके बाद 3 साल बैचलर्स करते हो, या 4 साल का बीटेक, या 5.5 साल का एमबीबीएस करते हो। कुछ होते चार्टेड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देते हैं, तो कुछ होते हैं वो एलएलबी करते हैं 5 साल का। उसके बाद मास्टर्स के 2 साल होते हैं, कुछ के मास्टर्स के 3 साल होते हैं। उसके बाद फिर पीएचडी करते हैं, पीएचडी में 5 साल लगते हैं। तो 10-15 साल की एजुकेशन यूथ ले रहा है हर फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, आर्किटेक्चर हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंसेज हो। उसको मिल क्या रहा है? क्या वो अनंत अंबानी, आकाश अंबानी जितना पैसा है उसके पास नहीं है? मैं ये भी नहीं कहता कि इंडिया में सारे लोगों के पास अनंत अंबानी, आकाश अंबानी जितना पैसा होगा, लेकिन जो पढ़ी लिखी यूथ है, जो एक्चुअली में कॉरपोरेट में काम करती है, अपना बेस्ट देती है, उनको तो वो पैसा नहीं मिल रहा। जो सैलरी हमें मिलती है, क्या वो सैलरी से हम 5 स्टार ज़िंदगी जी सकते हैं? क्या उसमें हम एक हेल्दी खाना, पोल्यूशन फ्री शहर और शांत प्रिय ज़िंदगी जी सकते हैं? कतई नहीं। 8-8, 12-12, 16-16 घंटे तो हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं बड़ी बड़ी फर्म्स में, वो बिग फोर्स जिनको लोग कहते हैं। और भी बहुत सारी फर्म्स हैं, नाम लेना नहीं चाहता मैं। जब वो फर्म्स में नाम लेते हैं तो उनको क्या ही मिलता है? कितनी सैलरी मिल जाएगी? फिर वो बूट लिकिंग शुरू कर देते हैं, फिर चापलूसी करके, चमचागिरी करके वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो टॉप पे आ जाते हैं और वही 5 स्टार लाइफ जीते हैं। लेकिन जो एक हार्ड वर्किंग, जो एक मेहनती, ईमानदार और सच्चा वर्कर होगा या होगी, वो चमचागिरी तो करेंगे नहीं, करेंगे भी तो एक टाइम के बाद छोड़ देंगे, और फिर उनको वो इतना पैसा, रुतबा, सम्मान नहीं मिल पाता। तो हमारे यहाँ जो पैसे का पकड़ है, या जिसके ऊपर पैसे का कंट्रोल है, वो उन कैपिटलिस्ट के हाथ में जिन्होंने अर्न कुछ नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो फैलाया जाता है कैपिटलिज्म के नाम पे। देखो, कैपिटलिस्ट बहुत मेहनत करते हैं, वो मेहनत नहीं करते, वो मेहनत करवाते हैं, वो आउटसोर्स करते हैं। उनको पता है कि उनके पास मज़दूर है जो रिसोर्सेज खोद कर उनको सोना चांदी लोहा देंगे। उनको पता है उनके पास पढ़ी लिखी यूथ है जो आईटी का काम करेगी, मैनेजर्स का काम करेगी, फाइनेंस संभालेगी, ऑपरेशन संभालेगी, मार्केटिंग करेगी उस सामान का। और उनको इस हिसाब से सैलरी दो कि उनको कम भी ना लगे, उनका पेट भी पल जाए, वो उनको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाए, उस पर वो लोग खाना भी खा ले, थोड़ा वेकेशन घूम ले, बात ख़त्म। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सरकार ने कभी भी मज़दूरों के कानून को मजबूती नहीं किया।
अगर हम एक उदाहरण दें, मान लो कोई लेबर है, वो टाटा स्टील फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसका हाथ कट जाता है तो उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा, लेकिन वो तो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया तो वो तो पैसा नहीं कमा पाएगा। और हमारी कंट्री में सिंपल सी चीज़ है कि जो इंसान पैसा नहीं कमा पाता उसको लोग बेकार समझते हैं, नकारा समझते हैं, एक कूड़ा समझते, वेस्ट समझते कि ये चीज़ एक लाइबिलिटी समझते उस इंसान को, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, जब उसकी नौकरी अचानक से छूट जाती है। तो ये सब चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि अमेरिका और चाइना का जो कैपिटलिज्म है वो एक्चुअली में उन्होंने वर्क किया। देखो, संसाधनों का मिसयूज़ तो उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने उसको सही जगह लगाया। यूएस ने इंटरनेट बनाया है, चाइना ने आपको मैन्युफैक्चरिंग में इतना अच्छा काम करके दिया। हमारे भारत में क्या था, सबको राजा बनना था, सबको नवाब बनना था। अब वो राजा नवाब कैसे बनते थे? पहले जिनकी रियासतें थी उस पर कंट्रोल करके, अब आईएएस आईपीएस बन के, नेता बन के। हमारे यहाँ आईएएस आईपीएस नवाब और राजा से कम नहीं है। आईएएस आईपीएस को देश की तरक्की से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। वो चाहता है कि ऐसे लॉ, ऐसे कानून बने जो आईएएस के पावर को और बढ़ाए और लोगों को आईएएस के पास भागना पड़े। जबकि होना ही चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट को लोगों के पास आके उनकी समस्या पूछनी चाहिए। आईएएस को हफ्ते में एक दिन पब्लिक से मिलकर उनका समस्या पूछना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन मैंने हार्डली ही किसी आईएएस अफसर को, किसी आईपीएस अफसर को सड़क पे देखा है। वो सब अपने वो उस चमड़े वाली कुर्सी पे, जिस पे तौलिया, सफ़ेद तौलिया होता है, उस पे बैठेंगे, कुछ सिग्नेचर्स करेंगे, सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, कॉलेजेस में मोटिवेशन की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अपनी रील्स बनाएंगे, ग्लोरीफाई करेंगे, देखो यार आईएएस आईपीएस तो राजा होता है, देश को आगे ले जा रहा है। आप मुझे एक आईएएस का नाम बता दो जिसने टाटा की तरह कुछ क्रिएट किया हो। रतन टाटा तो आईएएस ऑफिसर नहीं थे, मुकेश अंबानी आईएएस ऑफिसर नहीं है, धीरूभाई अंबानी आईएएस ऑफिसर नहीं थे, आपके ये किर्लोस्कर जो कंपनी है उनके ओनर तो आईपीएस नहीं है। आईएएस आईपीएस एक जॉब है, वो लग्जरी इसलिए दे पाती है क्योंकि उसकी कॉलोनियल हिस्ट्री है, क्योंकि सारी ताकत उनके हाथ में। उनके पास कोई बिजनेसमैन आता है, आईएएस के पास 400 करोड़ की रिश्वत देता है, वो आईएएस को एक बंगला गिफ्ट कर देता है, उनके बच्चों का फॉरेन टूर का स्पॉन्सर कर देता है, उनके बच्चों को ऐशो आराम की चीज़ें देता है वो बिजनेसमैन। क्योंकि आईएएस बिजनेसमैन को भी लूटते हैं, नेताओं को भी लूटते हैं और सभी को लूटते हैं। हमको लूट रहे जनता को। इतना टैक्स हम देते हैं, उतना टैक्स कोई देश के लोग नहीं देते। और टैक्स देना हमें किसी को भी ख़राब नहीं लगता, लेकिन 100 रुपये में से मैं यार 60 रुपये टैक्स दूँ तो 40 रुपये में मैं क्या ही बिज़नेस करूँगा और क्या ही अपने परिवार को पालूँगा। आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोग शादी करना छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप शादी करते हो तो आपकी बीवी, आपका हस्बैंड होगा और फिर बच्चे होंगे, तो आपको अपने पार्टनर का भी ख्याल रखना है, उनके भी खर्चे संभालने और अपने बच्चों के भी खर्चे संभालने। महंगाई इतनी बढ़ गई है और नौकरियां इतनी कम है कि बहुत लोग तो शादी करके सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि अगर हमारे 4-5 बच्चे हो गए, चलो 2 भी हो गए, तो हम उनका खर्चा नहीं संभाल सकते, इतनी महंगाई बढ़ गई है। अभी वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि इतना स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि हम ना गुलाम हैं। हमें इस व्यवस्था, इस फाइनेंशियल व्यवस्था ने हर जगह से गुलाम बनाया। पहले तो एजुकेशन सिस्टम ने कि बच्चों को फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक एग्ज़ाम्स दो। आप इमेजिन करो, आपका बच्चा कम से कम 12वीं कंप्लीट होने तक 100 से ज़्यादा पेपर देता है, और उस एक भी पेपर में उसके कम मार्क्स आ गए तो माँ बाप उसको जो जलील करते, उसका सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। जब वो ये पेपर पास करता है तो उसके बाद भी 15-20 एग्ज़ाम पास करके वो वकील बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, चाहे किसी के 46 भी आए, किसी के 96 आए, वो मेहनत करते हैं ज़्यादातर बच्चे। तो हमारे यहाँ तो पढ़ाई का मतलब पैसा, नौकरी का मतलब पैसा, बिज़नेस कोई करना चाहता नहीं, क्योंकि परिवार इतना गुलामी हमारे खून में इतनी बसी हुई है। क्योंकि बिज़नेस आदमी वही कर सकता है बिज़नेस जो मालिक वाला, जिसका माइंडसेट है। गुलामी वाले माइंडसेट वाला आदमी कभी बिज़नेस कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे सबको गुलाम बनने में, नौकर बनने में बड़ा मज़ा आता है। अधिकारी बनेगा, अफसर, जबकि वो अफसर के ऊपर नेता बैठा है, अफसर की भी पावर है, लेकिन एक ट्रांसफ़र का ऑर्डर चाहिए उसको हटने के लिए अपने एरिया से। तो दो चीज़ है कि हमारी गवर्नमेंट सेक्टर को आईएएस ऑफिसर्स ने बर्बाद कर दिया, कुछ करप्ट और चोर नेताओं ने, और प्राइवेट सेक्टर को बर्बाद कर दिया ये कॉरपोरेट फैमिलीज़ ने। और सिर्फ कॉरपोरेट फैमिलीज़ ने बर्बाद नहीं किया, बल्कि उन बड़े बड़े सीईओज, एमडी और चेयरमैनों ने बर्बाद किया, जिनकी पैसों की भूख ख़त्म ही नहीं होती। मैं जब इंटर्नशिप करने जाता हूँ 12 खंबा रोड, तो मैंने देखा है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्कूटर या मेट्रो से जा रहे हैं, और जो कंपनी के बड़े बड़े लोग हैं जो 20, 30, 40 साल से कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं,
वो हर साल गाड़ियाँ बदल रहे, सीईओज हर साल गाड़ी बदलते हैं, एमडी हर 3 महीने में, हर 6 महीने में गाड़ी बदलता है किसी भी कंपनी का। अब वो एक चूरन देते हैं, वो चूरन वर्क हार्ड। आप कहीं भी जाओगे, किसी आर्मी वाले से मिलोगे या किसी आईएएस ऑफिसर से मिलोगे, वो हमेशा ये ज्ञान देते हैं वर्क हार्ड। ये सबसे बड़ा झूठ है। वर्क करो, वर्क हार्ड का मतलब क्या होता है? मतलब वो काम आपके लायक नहीं। अगर आप हार्ड वर्क, हार्ड मतलब कि आपको कठिन लग रहा है। अगर मान लीजिए मुझे क्रिकेट खेलने का पैशन है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ, मैंने कहा मैं वर्क करता हूँ, आई प्ले। क्योंकि क्रिकेट का मतलब ही है प्ले, खेलना। अगर मैं कह रहा हूँ कि आई यूज टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, हार्डशिप्स, इसका मतलब फील्ड आपकी है ही नहीं। क्योंकि जो फील्ड आपको हार्ड लग रही है, अगर आप इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो फील्ड आपको हार्ड लग रही है, तो इसका मतलब वो फील्ड आपके लिए है ही नहीं। तो यही सिंपल सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम सबकी, कि ये ना हार्ड वर्क का जो चूरन हमें चटाया जाता है ना, बड़े बड़े सीईओ जैसे नारायण मूर्ति ने बोला 17 घंटे काम करिए, एल&टी के एम्प्लॉय ने, बॉस ने कहा सॉरी, कि आप 100 घंटे काम कीजिए, है तो वो भी एम्प्लॉय ही बाय द वे। तो अब ये समझने वाली बात है कि चलो अगर कोई इंसान 70 घंटे 100 घंटे काम भी करता है, तो क्या आप उसको उसका पैसा दोगे? बिल्कुल नहीं मिलेगा उसको। अगर उसकी डेथ हो जाती तो क्या उसके परिवार को कोई बीमा मिलेगा? कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा। तो जब इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी है ही नहीं प्राइवेट सेक्टर में, तो यही कारण है कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, यहाँ पे घूसखोरी है, यहाँ पे राजनीति बहुत है। लेकिन सोशल सिक्योरिटी है कि कल को वो इंसान की डेथ हो जाएगी तो उसके परिवार को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं मिलता। अब कुछ कंपनी है जो थोड़ा इंश्योरेंस दे देती है, जॉब दे देती है, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल जगह पे होता है, हर कंपनी ऐसा नहीं करती। उससे भी जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि वर्क हार्ड वाला चूरन सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास को क्यों चटाया जाता है? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो कैपिटलिस्ट है ना मैक्सिमम, वो डरते हैं वर्किंग क्लास और गरीब क्लास से, कि कल को अगर वर्किंग क्लास गरीब क्लास जाग गया, और मैं कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ। प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, लेकिन उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबकी भी नहीं तो जो मेहनती इंसान है उसकी भागीदारी होनी चाहिए। अब मैं उसका उदाहरण देता हूँ कि क्यों कैपिटलिज्म, लेकिन सोशलिज्म थोड़ा बहुत उसके साथ ज़रूरी है, रेगुलेशन ज़रूरी है स्टेट का। अभी रेलवे में कितने एम्प्लॉयज़ मरते हैं? अब रेलवे की नौकरी भी ठेकेदारी पे करती तो कितने लोग रेलवे की नौकरी में उनकी डेथ होती है, लेकिन क्या सरकार उस पर कोई एक्शन ले रही है? कितने लोग हैं जो कोरोना के टाइम पर 700 डॉक्टरों की मौत हुई, क्या उनके परिवार को वो फैसिलिटी मिल रही है? कितने पत्रकार मरे, कितने इंजीनियर्स मरते रेलवे के, कितने कोयला मजदूर मरते हैं, कितने आपके नाला साफ़ करने वाले मरते हैं, कितने आपके गटर साफ़ करने वाले मरते हैं, कितने आपके कूड़ा ढोने वाले बदबू से मर जाते हैं, आपके कितने लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे मर जाते हैं, लेकिन क्या उनको उनका पैसा मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो पिरामिड स्ट्रक्चर है कि टॉप के आदमी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम जो इंसान है ना, हम जो एम्प्लॉयज़ है, हम लोग ना बेसिकली स्टेपनी है, स्टेपनी। अगर आज आप किसी भी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो ना, और आप अपने लिंक्डइन के बड़े बड़े हैशटैग पे डालते हो कि बी मोटिवेटेड, यू विल गेट जॉब, यू विल एक्सेल योर लाइफ, को आप कोई एक्सेल नहीं करोगे, आप ड्रेन आउट भी हो जाओगे। वो सिस्टम इतना टॉक्सिक है, आपको छोटी छोटी बात पे जज किया जाएगा, कोई आपसे दोस्ती नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन टच की भी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। आप अगर पैसे वाले हो, या आप अगर उनको प्रॉफिट दे रहे हो, या आप उनको कोई कट कमीशन दे रहे हो, तभी आपकी वैल्यू है। और ये हर प्राइवेट सेक्टर में होता है। उससे भी जो बड़ी चीज़ है वो ये समझने की ज़रूरत है कि आज के टाइम पे इतना बुरा हाल हो गया है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला डिप्रेस्ड है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाला को ग्रोथ नहीं मिल रहा। प्राइवेट सेक्टर में जिनके पास सारी रिसोर्सेज है, उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन 149 रुपये क्यों है? वो इसलिए 149 रुपये है ताकि गरीब से गरीब आदमी भी नेटफ्लिक्स देख सके और एडिक्टेड हो जाए। डिज्नी हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन इतनी सस्ती क्यों है? OTT प्लेटफॉर्म्स को क्यों 1000, 3000, 4000 का नहीं किया? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर OTT प्लेटफॉर्म्स महंगी हो जाएगी तो कोई इंटरटेनमेंट नहीं देखेगा, एडिक्टेड नहीं होगा, और फिर वो इसको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है। इसलिए आप देखोगे कि आज का मैक्सिमम जो यूथ है वो OTT एडिक्ट्स हो चुका है। उससे भी जो बड़ी चीज़ है कि ये तो एक OTT एडिक्शन हो गया, और कैसे आपको कॉर्पोरेट्स एडिक्ट करवाते हैं और आपको असली चीज़ों से दूर रखते हैं। आप छोटे छोटे इंसेंटिव्स दे देंगे, अप्रेजल्स दे देंगे, उससे ना एक पॉजिटिव साइकोलॉजी कंडीशन आता है कि यार मेरी अप्रेजल हो रही है, मतलब कल को मुझे अगर 50 मिल गए तो ना मुझे 2 लाख भी मिल सकते हैं। और उसको झूठी संतावना, वो झूठा होप देते रहते हैं कॉर्पोरेट्स की, ना हम तुम्हारी सैलरी बढ़ाते रहेंगे, तुम गधों की तरह काम करो। अब मेरे एक सवाल का जवाब मैं पूछता हूँ आप लोगों से, पब्लिक से, जो ये मेरा वीडियो कभी देखेगी। अनंत अंबानी की मान लो बेटे की शादी हो, मान लो मुकेश अंबानी दादा बन गया, उसका बेटा अनंत अंबानी है, तो अनंत अंबानी के अगर बेटे की शादी हो तो क्या अनंत अंबानी का बेटा प्रेजेंटेशन बनाएगा वहाँ पर? बिल्कुल नहीं।
लेकिन ऐसा कितना केस हुआ है कि आईटी इंजीनियर्स की शादी हो रही है, उस शादी का टाइम है वो अपने परिवार और अपने दोस्तों से नहीं मिलते, वो प्रेजेंटेशंस बनाते, उनकी वाइफ्स का भी वही हाल है जो आईटी कंपनीज़ में। कितने लोग अपने माँ बाप से मिल पाते, कितने लोग अपने माँ बाप के डेथ पे नहीं जा पाते, कितने लोग अपने दोस्तों की शादी और बर्थडेज पे नहीं जा पाते, कितने लोग अपने बच्चों का बर्थडे छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ये चूरन चढ़वाया जाता है कि वर्क हार्ड। क्या ओनर्स के बच्चों को ये दुख मिलता है? क्या रतन टाटा की फैमिली को दिक्कत हुई होगी? क्या बिरलास, किर्लोस्कर्स, वाडियाज़, रूडियाज़, अडानीज़, क्या इन लोगों के फैमिली को कोई दिक्कत होगी? मान लो अगर इनके गौतम अडानी का बर्थडे है तो क्या गौतम अडानी जी 15 घंटा काम करेंगे और कहेंगे कि यहाँ पे बर्थडे नहीं मना पाया, मुझे 15 घंटे काम करना है? ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट करते होंगे, अधिकांश तो नहीं करते ना। तो आज हम एक भंवर में फंस चुके हैं कि प्राइवेट सेक्टर में शोषण बहुत है और सरकारी सेक्टर में क्या कहते हैं, ढीलापन बहुत है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखिए, इसका सोल्यूशन ये है ना कि जब आप नौकरी करते हो ना तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि नौकरी से ज़िंदगी नहीं कटने वाली, क्योंकि महंगाई तो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी, और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो आपके रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं और ख़त्म होंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जब तक आपके पास अच्छा पैसा नहीं हो आप शादी मत करो। अब लड़कों के लिए भी कह रहा हूँ, लड़कियों के लिए भी कह रहा हूँ, अगर आपकी एज 35-36 भी है फिर भी और आप उस टाइम सैलरी बढ़ जाती है, देन गो एंड गेट मैरिड। अर्ली मैरिज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर मान लो कोई आईटी कंपनी, किसी भी फाइनेंस कंपनी, मार्केटिंग में काम कर रहे हो, अगर आपकी अच्छी सैलरी है तो वो एक चीज़ अलग है। अगर आपकी सैलरी 30-40 हज़ार है, उस टाइम कोई सपोर्टिव पार्टनर मिले तो बात अलग है, बट मैरिज मत करिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे अंदर इतना एलिटिज़म आ जाता है ना ये अंग्रेज़ी एजुकेशन सिस्टम की वजह से, कि हमारी वाइफ या हस्बैंड चाहते हैं कि हम बहुत लैविश लाइफ जी, जबकि 30-40 हज़ार रुपये की तनख्वाह पे आप कोई लैविश लाइफ नहीं जी सकते। उससे भी जो अहम चीज़ है कि एक टाइम पे नौकरी करिए और जितना जल्दी हो सके ना विदेश चले जाओ। ऐसी कंट्री पे जाइए जहाँ पे जॉब अच्छी है, जहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, जहाँ पे शासन प्रशासन मजबूत है, और जहाँ पे टैक्स सिस्टम कम है, और जहाँ पे बिज़नेस करने की आज़ादी है। वहाँ जाके काम करिए, 10-15 साल काम करिए और फिर भारत आके अपना खुद का बिज़नेस शुरू करिए। और कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि आप कितना भी सोचो कि यार मैं जाके अब्रॉड में काम करूँगा, या मैं इंडिया में करूँगा, इंडिया को आगे बढ़ाऊँगा। आपकी सरकार भी नहीं चाहती इंडिया आगे बढ़े, आपके कॉर्पोरेट्स भी नहीं चाहते ज़्यादा इंडिया आगे बढ़े। वो चाहते हैं इंडिया आगे बढ़े, लेकिन इंडिया में वो लोग आगे बढ़े। मैं कोई किसी का नाम नहीं ले रहा, ये एक दिखता है ये बात। वरना मेरे को आज एक सवाल का जवाब बताइए कि हमारा कैपिटलिज्म, हमारा प्राइवेट सेक्टर कैसे स्क्रूड अप हो गया? लोग कहते हैं सरकार की गलती। सरकार तो है ही अत्याचारी, सरकार तो स्क्रू कर रही है। अगर मान लीजिए कि उसके इतना टैक्सेशन के बाद भी जो कॉर्पोरेट्स, मेजर कॉर्पोरेट्स इतना पैसा कमा पा रही है। पहले के टाइम क्या होता था कि ब्रांड्स में ना डाइवर्सिटी होती थी। मान लीजिए गोल्ड स्पॉट की कोल्ड ड्रिंक थी, कैंपा कोला की कोल्ड ड्रिंक थी, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स थी, जूतों में अलग अलग ब्रांड्स थे, कंपटीशन अच्छा था, मोबाइल्स के ब्रांड्स पे कंपटीशन था, आपका कपड़ों के ब्रांड्स पे कंपटीशन था। मुझे याद है आईपीएल के टाइम तो डीएलएफ था, मतलब हर फील्ड में डाइवर्सिटी थी और कंपटीशन था। आज वो सब खत्म हो गया, नोटबंदी के बाद सब खत्म हो गया, क्योंकि छोटे छोटे बिजनेसेस खत्म हो गए, क्योंकि कैश के बिना बिजनेस चलेगा ही नहीं। और जो बड़े बिजनेस थे वो सब सक्सेसफुल है क्योंकि उन्होंने पार्टी फंड को पैसा दिया। तो आज एक सिंपल उसूल है एज अ बिजनेसमैन, इफ़ यू हैव गुड रिलेशंस विद द गवर्नमेंट यू कैन रन योर शॉप। इफ़ यू हैव गुड रिलेशंस विद द गवर्नमेंट बट यू आर अ स्मॉल बिजनेसमैन एंड यू आर, और आज मर्जिंग का सिस्टम चल रहा है, आज हर छोटा बिजनेस मर्ज हो रहा है। आज के टाइम पे आप इंडिपेंडेंटली कोई बिजनेस नहीं कर सकते भारत में। आपको बिजनेस करना है बाहर जाइए, बाहर का पैसा ला के इधर पे करिए, और कोई सोल्यूशन नहीं है। इंडिया में आप इंडिपेंडेंट कुछ बिजनेस नहीं कर सकते। जितनी भी इंडिया की आपकी कोई भी कंपनी किसी ना किसी बड़े कंपनी से टाइप है, चाहे वो टाटा से टाइप है, अडानी से टाइप है, रिलायंस से टाइप है, वाडिया से टाइप है, किसी ना किसी से टाइप है। बिना वो टाइप्स के चल ही नहीं पा रही। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।